हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था? जनवरी 26 1950, जनवरी 26 1949, नवंबर 26 1949 या फिर दिसंबर 1549। हाँ जी, भारत का संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था इसका आंसर बताइए। तो फर्स्ट का आंसर है आपका सी, कब अपनाया गया था? नवंबर 26 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली मीटिंग कब हुई थी ये बताइए। दिसंबर 9 1947, 48, 46 और 49। ठीक है, तो पहली मीटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्राफ्टेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसे ड्राफ्ट किया गया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसका आंसर बताइए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट या फिर पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है आपका बी। ठीक, किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए इसमें ड्राफ्टेड की बात की है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसके लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। तो ये पूछा जाता है कि हु इज़ द हेड या फिर हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर, और उन्हीं को ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है बिकॉज ही ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए तो आंसर पता लग गया आपको क्या है? भारत की संविधान सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। इसमें परमानेंट और इंटरिम वर्ड भी आता है कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो देखिए जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी तो पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था एज प्रेसिडेंट। वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो 2 दिन बाद मीटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया था। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट इज ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश से, साउथ अफ्रीका से, यूएसए से या फिर आयरलैंड से। ठीक है, तो ये आपकी ली गई है ब्रिटिश से। क्या? सिंगल सिटीजनशिप। ओके, ये देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ ही जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखना कि कौन से कंट्री से हमने कौन सा फीचर बोरो किया था। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं हम लोग कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया था। ओके, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप का बहुत क्वेश्चन आता है तो ये आप हमेशा याद रखना। कैबिनेट सिस्टम, ओके, रेट्स होगी आपकी, और बाइकेमरलिज्म। ठीक है, प्रेरोगेटिव रिक्स। फाइन, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी एज इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे इमरजेंसी की बात की गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो किया है? भारत के संविधान में निहित आपातकाल की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जर्मनी से, स्वीडन से, साउथ अफ्रीका या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो ये अपनाया गया है जर्मनी से। इसका आंसर है 6।
चलिए देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें रिवीजन करके ज़रूर जाइए, एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल ही जाएगा इनसे रिलेटेड। चलिए, 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज ड्राइव। हाँ जी, जुडिशियल रिव्यू की बात की है कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, यूएसए, यूके और कनाडा। तो कहाँ से लिए? ये लिए हमने यूएसए से। ओके, चलिए, अब ऊपर हमने ब्रिटेन की बात की थी कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। अब हम एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं कि हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। देखो, फंडामेंटल राइट का बहुत क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो किए हैं। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए? हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, बेसिकली इनका भी इम्पीचमेंट ही होता है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को और क्या बोल देते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स का प्रोसीजर फीचर हमने कहाँ से लिया है? तो ये बताइए, फंडामेंटल का हमने लिया है यूएसए से। ठीक, फंडामेंटल का फीचर राइट्स का कहाँ से लिया है हमने? यूएसए। चलिए, यूएसए की अभी हमने ऊपर बात की थी, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले इस क्वेश्चन का वर्ड बताइए। सोवनिजन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक भी है, क्या नहीं है? तो इंडियंस नहीं है। ओके, हमसे यहाँ पे नॉट पूछा गया है। चलिए, हाँ जी, प्रियम्बल से रिलेटेड मैं बात कर रही थी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। प्रियम्बल का ये आता है कि प्रियम्बल किसने ड्राफ्ट किया था और किसने प्रियम्बल को पेश किया था। ठीक है, चलिए, तो हु ड्राफ्टेड प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए, कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब एक बार प्रियम्बल दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है आपका प्रियम्बल, प्रियम्बल देख लीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन कौन से वर्ड्स नहीं है पता होने चाहिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक, और ये आपके, और इन वर्ड्स का मीनिंग आपको सबका पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26। इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट दो वर्ड आते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सेकुलर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एल। ठीक है, इसमें एल आ रहा है, एल फिर चलिए सॉरी, सेकुलर इसमें मैंने आपसे कहा था, अभी हमने ऊपर प्रियम्बल करा था, सोवनिजन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सब पता होना चाहिए। तो सेकुलर का मतलब है बेसिकली कि जितने रिलीजन हैं इंडिया में, हर रिलीजन सेम है, हम किसी एक रिलीजन को प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए सारे धर्म एक समान है। ठीक, चलिए, हाँ जी, तो वर्ड वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेकुलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, और द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976। 1976 में ये अमेंडमेंट की गई थी। और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, हिंदी में और पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान बताइए तारीख कब? 26 नवंबर को किया गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या फिर क्या है? 42nd वह संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। हाँ जी, इसका आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, तो क्या है इसमें? नॉट ट्रू। कब इम्प्लीमेंट किया गया था? फटाफट ये आप कमेंट करके बताइए। हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया है इसके बारे में, कब मीटिंग हुई है, कब। अच्छा, इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक इम्प्लीमेंट आता है, इन्फोर्समेंट आता है, और एक इनैक्टमेंट वर्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवनिजन इंडिया।
देखो मैंने आपसे ऊपर ही कहा था कि ये जो वर्ड्स है सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया और आपका सोवनिजन हो गया, ये प्रियम्बल के वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एनडीए और सीडीएस एग्जाम में डायरेक्ट आपसे मीनिंग पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी मीनिंग आपसे पूछ लिया जाता है। हाँ जी, तो सेक्युलर सोवरीजन का मतलब क्या है? इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, या फिर इंडिया गिव्स एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री, या फिर ऑब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। तो क्या सही नहीं है? दैट इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। चलिए, ये हम नहीं कहता है, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके लिए मैंने और इजी कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए, सोवनिजन की बात कर लेते हैं। सोवनिजन क्या कहता है? द सोवरिजन नेचर ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। हमारे पास राइट्स हैं कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को अपने हिसाब से डील कर सकें और अपने आप डिसीजन बना सकें। सोशलिस्ट क्या कहता है? सोशलिस्ट नेचर दैट सजेस्ट दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। ठीक है, जितनी वेल्थ है इक्वली शेयर की जाएगी। फाइन। सेकुलर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा कोई ऑफिशियल यानी इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। रिलीजन मतलब कोई एक धर्म नहीं है, हमारे लिए सारे धर्म एक समान है, इंडिया सारे धर्मों को मानता है। एवरी सिटीजन हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो जो रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, हिंदी में भी आप एक बार देख लीजिए फटाफट। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीनिंग, स्पेशली एनडी और सीडीएस में आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे देते हैं आपको, या फिर पूछ लेते हैं कि विच इज़ नॉट ट्रू और विच इज़ नॉट करेक्ट। चलिए, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर। हाँ जी, सेकुलर का मीनिंग बताइए। तो इस क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो सेकुलर का क्या मीनिंग है? ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान हैं। चलिए, 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसका मतलब? है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ये कहा गया है प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना। एक चीज और, प्रियम्बल ठीक है, इसे बोला और क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये और भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से सोल से मैं बता देती हूँ, हार्ट एंड सोल का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्पेशली एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में, दैट विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल को बोला जाता है? आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा था हार्ट एंड सोल? ये कहा था BR अम्बेडकर ने। ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? फिलॉसफी ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंडियन कल्चर, या फिर रिलीजन। तो मैं ये अभी पिछले में ही बता चुकी हूँ किस पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। ठीक है, किसने ड्राफ्ट किया था ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। चलिए, 16 क्वेश्चन है, द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स। वी का क्या मतलब है प्रियम्बल में? तो वी का मतलब है द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। ठीक है, चलिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में न्याय सुनिश्चित करता है। तो किस रूप में करता है, सोशल में करता है, पॉलिटिकल में या इकोनॉमिक में। तो हमारा भारतीय संविधान इन सभी में करता है उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, प्रियम्बल को कौन से अमेंडमेंट एक्ट में अमेंड किया गया था, 27, 42, 44 और 40, बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो प्रियम्बल को किया गया था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी अमेंडमेंट हुई थी, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक बार प्लीज़ नज़र ज़रूर मान लेना कि 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई थी। स्पेशली जो 40 वाली सीरीज़ है अमेंडमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपन दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, तो ये किस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो किस में कहा गया था, ये कहा गया था बेरुबारी संघ मामला यानी बेरुबारी यूनियस केस में। इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। बेरुबारी केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक केस आया था, इस केस को ओवर रूल किया था केशवनंद भारती केस में, जिसमें ये माना गया कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं बेसिकली, तो प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। मीन्स इफ प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड। किस केस में कहा गया था, केशवनंद भारती केस में। तो बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके केशवनंद भारती केस के। ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट केस जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये वाला केस है रिलेटेड टू प्रियम्बल। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने अभी बताया है आपको, कौन से केस में कहा गया था, केशवनंद भारती केस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल इज, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पेशली एनडीए सीजीएल, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्रियम्बल पता होना चाहिए आपको वर्ड्स के मीनिंग का और क्या अरेंजमेंट है हमारे प्रियम्बल में। हाँ जी, तो इसका आंसर बताइए, क्या ऑर्डर है वर्ड्स का। तो ये है आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी किसकी बात हो रही है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या नाम है दूसरा, प्रियम्बल। ओके, तो प्रियम्बल किसने ड्राफ्ट किया था, किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था, तो किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था। तो अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और लागू कब से हो गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट, या मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ठीक है, चलिए ओके, 24 का आंसर है, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग एट विच प्लेस ऑन 27 दिसंबर 1911। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, इसका आंसर कहाँ पे गाया गया था, बॉम्बे, कैलकाटा, कानपुर या फिर इलाहाबाद। तो ये कहाँ पे, कैलकाटा में 1911 में सेशन हुआ था एक। ठीक है, तो वहाँ पे इसे पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। तो कलकत्ता सेशन में पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। चलिए, कांग्रेस का सेशन हुआ था 1911, हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको बताएंगे। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो क्या है, ये है आपका 2:3। यहाँ पे विड्थ
टू लेंथ बोलिए, अगर लेंथ टू विड्थ बोलेंगे तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, देख लेना कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सा पार्ट डील करता है? हाँ जी, पार्ट्स याद होने चाहिए आपको, पार्ट्स और शेड्यूल याद होने चाहिए। और अगर याद नहीं है तो आप मुझे बताइए, इसकी एक ट्रिक है याद करने की, होपफुली आपके लिए बेनिफिट रहेगी। मैं आपको ट्रिक भी बता सकती हूँ कि कैसे आप शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा पार्ट है? तो ये है आपका पार्ट। ठीक है, चलिए 17। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे पार्ट्स में दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये पार्ट्स आप याद कर लेना और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ भी आते भी हैं एग्जाम में, कभी कभी एसएससी सीजीएल एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। चलिए 27 क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का पार्ट कौन सा है? तो ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया गया है। सिटीजनशिप से और भी क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सिटीजन, आप एक देश के नागरिक कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या वेज हैं, वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, कौन कौन सी वो वेज हैं जिनके थ्रू आप एक देश के नागरिक बन सकते हैं। होपफुली हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 28 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से इंक्लूड करता है? तो ये करता है आपका 10th शेड्यूल। चलिए शेड्यूल याद करने की मेरे पास एक बहुत इजी ट्रिक है, अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो ट्रिक ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको वो ट्रिक एक बार याद हो गई तो होपफुली आप कभी शेड्यूल्स नहीं भूलेंगे अपनी लाइफ में। चलिए ये हैं आपके शेड्यूल्स, एक बार फटाफट आप शेड्यूल्स पे नज़र मार लीजिए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए 29th क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड। सिटीजनशिप कौन से शेड्यूल में इंक्लूडेड है? स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये इंक्लूडेड है आपके यूनियन लिस्ट में। देखो 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस इनसे आते हैं और घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन लिस्ट में क्या क्या कवर्ड है। एक बार मैं जस्ट आपको रिवीजन दे देती हूँ फटाफट। ठीक है, चलिए 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं जो स्टेट जिन पे वो लॉज हैं जिन पे स्टेट पॉलिसी बनाती है। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं जिसमें स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों अपने लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। चलिए 30 क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, बताइए कि सिटीजनशिप आप कौन से वेज में, कौन से तरीकों से आप एक भारत की नागरिकता ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये वेज हैं, 5 वेज हैं जिन तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इनको होपफुली हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डिसेंट, नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, आप इन तीनों से ही नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप क्या है? नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, बर्थ और रजिस्ट्रेशन। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपका ये टॉपिक भी यहीं पे कवर हो जाएगा। बर्थ का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहीं के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, और डिसेंट का है, अ पर्सन गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ हिज और हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैव इंडियन सिटीजनशिप। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके माँ बाप के पास यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप लेना चाहेंगे तो। और बाय रजिस्ट्रेशन है कि अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, द इफ पर्सन वांट्स टू गेट सिटीजनशिप ऑन इंडिया, ही और शी हैज टू स्टे इन इंडिया। आपको कम से कम 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, रजिस्टर करने के लिए अपने आप को। चलिए, फिर आती है आपकी नेचुरलाइजेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट सिटीजनशिप टू अ पर्सन ऑन ग्राउंड्स दैट अ पर्सन शुड नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री एंड इट्स गुड करेक्टर। अगर यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि आप एक अच्छे करेक्टर के हैं और आप कहीं और की किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं लेंगे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ सही लगेगा तो वो आपको सिटीजनशिप दे सकती है। पांचवी आती है आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर किसी टेरिटरी को इंडिया ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है, बेसिकली कब्जा कर लेते हैं या उसे रूल कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहाँ के जितने सिटीजन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं। तो ये थे आपके तरीके। एक बार फटाफट शॉर्ट रिविजन दे देती हूँ। बाय बर्थ अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं, ठीक है। बाय डिसेंट अगर आप पैदा नहीं भी हुए हैं लेकिन आपके पेरेंट्स यहाँ के हैं, उनके पास यहाँ की सिटीजनशिप है। या फिर रजिस्ट्रेशन, आप 7 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइम पीरियड हो चुका है रहते हुए, तो आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। नेचुरलाइजेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है आप सही हैं और आप कहीं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं लेंगे, तो आप फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सकती है। और इनकॉर्पोरेशन, अगर इंडिया कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करता है या फिर एक्वायर कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होती है कि वहाँ के सिटीजन ऑटोमेटिकली इंडिया के हो जाते हैं। चलिए, 31st क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इसका आंसर बताइए फटाफट कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कब पास किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2019। ओके, चलिए, 32 क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डुअल सिटीजनशिप एक्ट फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2005। चलिए, what is the minimum number of years of residence in India to apply for Indian citizenship? कितने मिनिमम ईयर्स होने चाहिए रेजिडेंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए? ठीक, तो आपको मिनिमम 12 ईयर्स। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट करेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं, कौन से वेज हैं जिससे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। बर्थ पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा, परचेजिंग प्रॉपर्टी जैसा कुछ पढ़ा, थ्रू डॉक्यूमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा सही नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। तो बाय परचेजिंग हमसे नॉट पूछा था, तो क्या है, संपत्ति खरीदार। चलिए, Who is the appropriate authority to determine the subject of acquisition of Indian citizen? हाँ जी, कौन है appropriate authority? इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका पार्लियामेंट। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है, डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, भारत की संसद। चलिए, 36 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी कंट्रीज हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फॉर्म्ड इन द इनिशियल फेज दैट एक्सपार्टे इंडियंस विल बी ग्रांटेड डुअल सिटीजनशिप। हाँ जी, कितने देशों में भारत सरकार ने प्रारंभिक चरण में सूचित किया है कि प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी? 4, 8, 12 या फिर 16? तो इसका आंसर है आपका 16। 16 कंट्रीज को डुअल सिटीजनशिप मिली है। ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है। आई होप आप सबने पढ़ा होगा और आपको पता होगा। एक चीज़ और आपसे बोलूँगी, एक बार प्लीज़ इन 16 कंट्रीज़ पे नज़र ज़रूर डालेना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिन्हें डुअल सिटीजनशिप दी गई है। ठीक है, तो ये है आपकी वो कंट्रीज़, एक बार नज़र मार लेना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। The new Citizenship Act of 2003 was framed on the recommendation of which committee? हाँ जी, न्यू सिटीजनशिप एक्ट हुआ था बेसिकली कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? VR चोपड़ा कमेटी, BR सेन कमेटी, या फिर LS सिंघवी, या फिर DA रतन कमेटी। तो ये हुआ था आपका LS सिंघवी कमिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमिटीज़ हैं और कमिटीज़ इंपॉर्टेंट भी हैं, स्पेशली फंडामेंटल की, पंचायती राज की, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो ये कमिटीज़ प्लीज़ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज़, आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट,
या फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या फिर यूनियन ऑफ स्टेट? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाँ जी, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है? तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ डैश मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर एक नई स्टेट बनानी है तो कम से कम कितनी मेजॉरिटी चाहिए हमें? तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? एक नया राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए डैश बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हमें। ठीक है, एक साधारण सिंपल मेजॉरिटी, और सिंपल मेजॉरिटी कितनी होती है? 51%। चलिए 41 क्वेश्चन देखिए, अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए इन पार्लियामेंट एंड रेक्टिफाई बाय नॉट लेस देन 2/3, या फिर सिंपल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। भारत में एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया जाना चाहिए। तो कितने के पारित किया जाना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, एक साधारण बहुमत से। तो इसका आंसर है आपका बी। चलिए 42nd क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, ऑल्टर द स्टेट नेम, सॉरी और डी है आपका, अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सा नया राज्य के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है? हाँ जी, किसके लिए नहीं है? तो ये हमारे अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, इसका कोई प्रावधान मेंशन नहीं है। बाकी इंक्रीज के लिए है, डिमिनिश के लिए है और ऑल्टर के लिए है। चलिए 43 है, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय। यूनियन टेरिटरी कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर? तो कौन करता है? ये करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। थ्रू किसके जरिए करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए। ये तो आई होप आप सबको पता होगा। चलिए, तो इसका आंसर है आपका प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंड? अगर हमें नई स्टेट बनानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल हमें अमेंड करना होगा? तो इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको शेड्यूल्स याद होंगे। तो कौन सा शेड्यूल अमेंड करना होगा? हमें करना होगा फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में ही हमारी स्टेट मेंशन है। चलिए 45 है, पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। हाँ जी, अगर हमने कोई स्टेट बनानी है या फिर ऐड करनी है इनटू यूनियन ऑफ इंडिया में, तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर किसके पास है? बताइए। तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन पे नजर मारते हैं फटाफट। Consider the following statement. Article 2 related to the formation or change of existing states or union territory of India. Article 2 क्या है? Related to formation or changes. Article 3 related to establishment or admission of new state. Article 4 empower the parliament to implement Article 2 and 3 with a simple majority. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 3 या फिर 1, 2 and 3 ओनली? ठीक, तो कौन सी स्टेटमेंट है आपकी? 3 ओनली। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? एक बार नजर मार लेते हैं। आर्टिकल 4 empower the parliament to implement Article 2 and 3 with simple majority and it does not to be considered a constitutional amendment under Article 368. बेसिकली सिंपल भाषा में मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होंगी उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा और इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 47th। एज पर आर्टिकल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 के हिसाब से टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या इंक्लूड करती है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया एट एनी टाइम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका बी, बोथ ए एंड बी। मतलब स्टेट्स भी इंक्लूड है और यूनियन टेरिटरी भी, और आने वाले टाइम में या अभी का जो टाइम है जो भी है, इंडिया ने जो भी टेरिटरीज एक्वायर करी हैं। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल empower दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 विल नॉट बी considered at constitutional amendment and it requires simple majority for doing so। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 4। अभी हम इस आर्टिकल के बारे में ऊपर बात करके आए हैं। चलिए 49 क्वेश्चन है द 10th शेड्यूल एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 डील्स विद। तो किससे डील करता है शेड्यूल 10? शेड्यूल 10 है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 है। और कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? 11। और आपको 11 की 11 पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअल में आते हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल आपको फंडामेंटल राइट्स दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन सी नहीं है। तो ये है आपकी फंडामेंटल राइट्स। एक बार इन सब पे नज़र ज़रूर मान लीजिए बिकॉज क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स से आते हैं। कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस एंड आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड होपफुली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपके लिए और ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ सकूँ जस्ट टू मेक योर एग्ज़ाम क्लियर। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास एंड होपफुली प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू मोटिवेट मी ऑल्सो सो दैट आई विल मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास एंड होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और मैं कोशिश करूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आऊँ, स्पेशली जो एग्ज़ाम्स में आते हैं आपके और बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।